एक हेडिंग में आप सब लिखिए श्यानता या विस्कोसिटी। तो श्यानता या विस्कोसिटी ये अपन चालू करते हैं। देखिए श्यानता या विस्कोसिटी है ना, एक आदर्श द्रव होता है। आदर्श द्रव की दो गुणधर्म होते हैं, एक तो वो असंपीड़ित होता है, एक वो अशांत होना चाहिए। अशांत, शांता ना घर्षण को कहते हैं। द्रव जो है ना, द्रव के लिए आपको मैंने बताया था कि धारा रेखीय प्रवाह जब होता है तो समय के साथ राशियां नहीं बदलती हैं, लेयर्स में वो द्रव प्रवाहित होता है। तो एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, अगर लेयर्स में द्रव प्रवाहित हो रहा है तो दो सतहों के बीच में जो घर्षण लगेगा उसको घर्षण न कह के अपन द्रव के केस में क्या कह देते हैं, श्यानता कह देते हैं। और वैसे नॉर्मली इसका मतलब अगर समझना हो तो जो द्रव जितना गाढ़ा है, जैसे शहद और पानी में श्यानता वो शहद की ज्यादा माननी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप एक पॉइंट लिख लो पहले इसके आगे कि आदर्श द्रव असंपीड़ित व अशांत, आदर्श द्रव असंपीड़ित व अशांत होगा, ठीक है। ये याद करना है आदर्श द्रव की तो ये कंडीशन है। एक और भी कंडीशन है आदर्श द्रव की कि उसका प्रवाह नियत प्रवाह होना चाहिए, जिसके लिए फिर अपन बर्नौली थ्योरम या A1V1 बराबर A2V2 पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो भी द्रव की बात कर रहे हैं वो द्रव आपको आदर्श नहीं मानना है। पॉइंट में ये लिखो कि धारा रेखीय प्रवाह के दौरान द्रव की सतहों के मध्य वह गुणधर्म जो सापेक्ष गति का विरोध करेगा, वह गुणधर्म जो सापेक्ष गति का विरोध करेगा, जो सापेक्ष गति का विरोध करेगा, श्यानता है तथा आरोपित बल श्यान बल कहलाएगा, तथा आरोपित बल श्यान बल कहलाएगा, आरोपित बल श्यान बल कहलाएगा। तो याद रखना घर्षण हमेशा क्या करता था, भाईचारा फैलाता था। घर्षण चाहता है कि चीजें साथ में चलें, यहाँ भी घर्षण यही चाहता है कि एक लिक्विड की सतह दूसरी लिक्विड की सतह के साथ साथ चले। श्यान बल हर जगह होता है। श्यान बल लिक्विड का मतलब आप तरल का मतलब क्या क्या मान सकते हो, द्रव को भी मान सकते हो और गैस को भी मान सकते हो। श्यानता दोनों में होगी। हाँ, लिक्विड में श्यानता क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना है कि जो सा घर्षण था वही यहाँ पे भी है। तो एक पॉइंट और लिख लो कि श्यानता को द्रवों का घर्षण माना जाएगा, श्यानता को द्रवों का घर्षण माना जाएगा, श्यानता को द्रवों का घर्षण माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थे टॉपिक में ना, 3-4 ही पॉइंट्स हैं बस। तो पहले आप लिखो न्यूटन का श्यानता का नियम, हेडिंग में लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन के श्यानता का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एक ग्रेडियंट आया था जिसको अपन प्रवणता कहते थे। प्रवणता का मतलब दूरी के अनुसार परिवर्तन। जैसे विभव प्रवणता तो विभव बटे दूरी, ताप प्रवणता तो ताप बटे दूरी। ऐसे ही यहाँ पे आएगा वेग प्रवणता, वेग बटा दूरी। ऐसे मानिए यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए, जो द्रव है ना, ये मान लीजिए ये ग्राउंड होता, ये धरातल होता, और ऐसा समझिए जब अपन पानी ऐसे फेंकते हैं ना, मान लीजिए किसी सतह पे, तो पानी जब फेंकते हैं तो पानी क्या है, सतह को गीला करता रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरी सतह अनंत तक गीली हो जाएगी। आप समझिए पानी ना लेयर्स में फ्लो होता है। तो अपन ने पानी ऐसे फेंका जमीन पर, तो सबसे नीचे वाली लेयर वहीं रुक गई, इसलिए वो सतह क्या हो गई, गीली हो गई। ऊपर वाली सतह आगे जाके रुक गई, इसलिए आगे वाली सतह गीली हो गई। फिर उससे ऊपर वाली सतह और आगे जाके गिर गई, इसलिए वो सतह भी क्या हो गई, गीली हो गई। जो सतह धरातल के संपर्क में आएगी
आएगी उसका वेग 0 मानना है। इसलिए 0 मानना है क्योंकि ग्राउंड बहुत ज़्यादा घर्षण लगाएगा। तो यहाँ पे द्रव ना इस तरीके से प्रवाहित होता है, द्रव की सबसे नीचे वाली सतह वो रुक जाती है क्योंकि धरातल के संपर्क में आती है, तो इसका वेग 0 क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा घर्षण लगता है। इसके ऊपर वाली सतह इससे थोड़ी सी आगे चली जाती है, इससे ऊपर वाली सतह और आगे चली जाती है, इससे ऊपर वाली सतह थोड़ी और आगे चली जाती है। अगर सतह है तो खत्म ही हो गई तो नहीं जाएगा। अगले ही स्टेज में ये तीनों नीचे आ जाएंगे, फिर अगले 2 नीचे आ जाएंगे, फिर एक आगे नीचे आ जाएगा। 2 सतहों के बीच में जो घर्षण लग रहा है ना वही श्यानता है। और यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, वेग सबसे ज्यादा ऊपर वाली सतह का होगा, ऊपर वाली सतह सबसे आगे जाने वाली है। इसका मतलब अगर इसका वेग में v मानता, इससे ऊपर वाली सतह का वेग v प्लस dv मानना पड़ेगा। ऐसे मानो अल्पांश लिया हुआ है, यहाँ तक ऊंचाई कितनी थी y, और y से कितना ऊपर गए अपन dy ऊपर गए, तो यहाँ पर एक राशि आएगी dv बटे dy। इसको बोलना है वेग प्रवणता, वेग बटा दूरी। तो पॉइंट्स लिखते चलना फटाफट, ये निकाय बना लेना। धरातल के संपर्क में जो भी द्रव आएगा उसका वेग 0 है क्योंकि धरातल बहुत ज्यादा घर्षण लगाएगी, द्रवों के मध्य घर्षण उतना नहीं लगेगा। तो एक ये राशि dv बटा dy, इसको वेग प्रवणता लिखने का, और न्यूटन के नियम के अनुसार जो श्यान बल लगता है, जो श्यान बल लगेगा, आप एक पॉइंट बताओ, मान लीजिए अपने पास एक कागज होता, वो कागज अपन ने द्रव के ऊपर रखा होता और उस कागज को आगे खींचते, एक हवा में रखो पहले उस कागज को, इस हाथ पे रखो, हाथ पे कागज को रख के खींचोगे बहुत कम बल लगाना पड़ेगा। लेकिन वही कागज आप पानी के ऊपर रख के खींचना, थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। उसी कागज का क्षेत्रफल बढ़ा देना, अखबारी कागज रख देना, पहले कॉपी का कागज था छोटा था और अब अखबारी कागज रख दिया, उसको आगे खींचोगे ना उसकी तुलना में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट करके न्यूटन ने बोला श्यान बल ना क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। क्षेत्रफल के समानुपाती मतलब जितना बड़ा क्षेत्रफल पानी के ऊपर रखा होगा उतना ज्यादा आपको श्यान बल आरोपित किया जाएगा। दूसरा न्यूटन ने बोला कि ये जो श्यान बल होगा ये इस वेग प्रवणता के भी क्या होने वाला है, समानुपाती। तो ये श्यान बल जो लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, ये घर्षण ही है लेकिन ये द्रवों का घर्षण है। ये किधर लगता है घर्षण, घर्षण की दिशा किधर होती है, भाईचारा। मानिए ऊपर वाली सतह 10 से जा रही है, नीचे वाली सतह 2 से जा रही है, तो घर्षण चाहेगा दोनों साथ में चले। साथ में कैसे चलेंगे, 10 वाले का वेग कम कर दो, 2 वाले का वेग बढ़ा दो, यही घर्षण करेगा, यहाँ भी घर्षण करेगा। तो दिशा के लिए पहले ही बता चुका हूं मैं सब। तो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ अगर मैं लिखता तो श्यान बल का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास समानुपाती में a dv बटा dy। जब तुम समानुपाती, यहाँ पे समानुपाती आना चाहिए था, और समानुपाती का चिन्ह जब आप हटाएंगे तो एक नियत राशि आएगी जिसको अपन गुणांक कहने वाले हैं, श्यानता गुणांक। तो अगर ये सब लिख लिया हो, इसके आगे आप लिख लेना श्यान बल वो आने वाला है ईटा a dv अपॉन dy। तो ईटा a dv अपॉन dy ये श्यानता गुणांक आ जाएगा, श्यानता गुणांक। तो ये श्यानता गुणांक है और श्यानता गुणांक बराबर na dv बटा dy। याद करना है ये फॉर्मूला, बुक्स में एक माइनस लगा रखा होगा यहाँ पे, वो माइनस ना दिशा के लिए लगा रखा होगा कि घर्षण किसका विरोध करता है, वो डिटेल में बता रखा है मैंने आपको। एक सतह का वेग 10 है, मान लीजिए ऊपर वाली सतह का वेग 10 होता, नीचे वाली सतह का वेग 9 होता, तो 10 पे श्यान बल किधर लगेगा, पीछे। 10 का वेग कम करना चाहेगा और 9 का वेग क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो वो विरोध करेगा सापेक्ष गति का, इसलिए वहां पे माइनस लगाया हुआ है। बाकी आप परिमाण याद करना, na dv बाई dy परिमाण इसका। उसके बाद इसी में आप फटाफट n के लिए, एक तो इसकी विमा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती रहती है, तो इस बल को क्या लिखोगे, बल को लिखना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, विमा के लिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए जब इधर बटे में आएगा तो मीटर स्क्वायर, ये y जब इधर जाएगा तो मीटर, और वेग तो मीटर प्रति सेकंड बटे में आएगा। तो यहाँ से ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड, आंसर आएगा किलोग्राम मीटर सेकंड या ml-1 t-1। ये तो रही विमा की बात।
निकाल लेना इसकी विमा, ये आते रहते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो श्यानता गुणांक की विमा, फॉर्मूला पता होगा तभी आएगी विमा। फॉर्मूला याद कर लेना, F बराबर NA dV बाय dy। dV बाय dy वो आपको वेग प्रवणता वो समझ में आनी चाहिए, ये विमा आ जाएगी। इसकी इकाई आने वाली है, तो इसकी यूनिट या इकाई की बात करेंगे तो SI मात्रक में इसकी इकाई आने वाली है पॉइजले। पॉइजले इसकी SI मात्रक में इकाई है जिसको डेकापोइज भी कहा जा सकता है। SI मात्रक में इसी श्यानता गुणांक की इकाई की बात की जा रही है। तो पॉइजले इसकी इकाई है SI मात्रक में, आंसर देते हो तब। लेकिन आपको सारे जो दी जाएंगी ना राशियां वो CGS मात्रक में दी जाएंगी। CGS मात्रक में इसकी इकाई पॉइज होती है। तो CGS मात्रक में इस श्यानता गुणांक की इकाई वो पॉइज के बराबर माननी है। जैसा नाम दिख रहा है, डेका का मतलब 10 होता है। एक डेका पॉइज, उसमें कितने पॉइज आएंगे? 10 पॉइज। तो आपको ना हमेशा CGS मात्रक दिया जाएगा, CGS मात्रक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं बुक्स में, और महान लोग ऐसे भी लिखवा देंगे आपको, 1 पॉइज 10 की घात -1 डेका पॉइज। डेका पॉइज का मतलब SI मात्रक में बदलना पड़ेगा, तुम्हें दिया जाएगा पॉइज में हमेशा। तो पॉइज को डेका पॉइज में बदलना है, SI मात्रक में बदलना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 की घात -1 से। 10 की घात -1 से पॉइज को गुणा करोगे तो CGS किस में बदल जाएगा? SI में। ये CGS है, ये कौन सा मात्रक है? SI मात्रक है। तो CGS में पॉइज है और पॉइज में मिलेंगी सारी चीजें। तो पॉइज को 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? SI मात्रक में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कुछ बातें तुम्हें याद करनी है। अब तुम इसके न्यूमेरिकल कर लो फटाफट। क्वेश्चन लिखो इसके आगे। लिखिए, प्रदर्शित वर्गाकार आकृति पर क्षैतिज बाहरी बल ज्ञात करें। क्षैतिज बाहरी बल ज्ञात करें जिससे यह 20 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से, जिससे यह 20 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से गति करेगा। 20 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से गति करेगा। ठीक है, ये मान लो कोई कागज है ये, और ये कागज जो है ये किसी द्रव के ऊपर रखा हुआ है। ये आप ग्राउंड मान लीजिए, ये ऊंचाई है 2 मिलीमीटर की ऊंचाई, 2 मीटर कर दो, चलो 2 मीटर की ऊंचाई पर एक कागज रखा हुआ है। कागज की लंबाई चौड़ाई वो मान लीजिए। वेग कितना? वेग 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना चाहिए। n का मान वो दिया हुआ है आपको 5 पॉइज के बराबर। कर लो सॉल्व। पानी की सतह है, पानी की सतह के ऊपर एक कागज रख दिया, और कागज जो है उस कागज को, पानी की सतह के ऊपर एक कागज, इस कागज को अपने को चलाना है। तो प्रदर्शित वर्गाकार क्षैतिज बाहरी बल, बस क्षैतिज बाहरी बल बता दो आप। बताइए, इसमें अपन बाहरी बल लगाएंगे आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जब बाहरी बल लगाओगे तो घर्षण बल किधर लगेगा? नीचे वाली सतह रुकी हुई है तो घर्षण इसको भी रोकना चाहेगा, तो इस पे घर्षण या श्यानता या विस्कस फोर्स FV, इसी को श्यानता बल मान लेना आप, विस्कस फोर्स। तो श्यानता बल, तो ये श्यानता बल जो है ये पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि वेग कांस्टेंट करना है आपको, वेग नियत करना है। कुल बल 0 होना चाहिए। कुल बल 0 कैसे होगा? जो आप बाहरी बल लगा रहे थे वो श्यानता बल के क्या होना चाहिए? बराबर। तो बाहरी बल का मान श्यानता बल के बराबर क्या होता है? श्यानता बल NA dV बाय
डी वाई, एन ए डी वी बाई डी वाई। याद रखना अपन जितने भी सवाल करेंगे उसमें डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई से काम चल जाएगा, क्योंकि वाई और एक्स बिल्कुल चेंज नहीं होगा कि वी वाई के पदों में दे रखा है। आपको तो नियत राशियां मिलेंगी, आपको वाई दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर की ऊंचाई पर वेग कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो वो अभी बताता हूँ वैल्यूज रख के। लेकिन आपको डी वी बटा डी वाई मतलब समाकलन अवकलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब नियत राशियां दी रहेंगी। बोलिए एन का मान कितना लिखोगे, 5 पॉइस दिया हुआ है, पॉइस तो सीजीएस मात्रक थी सर, सीजीएस को एसआई में बदलना है, 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। एरिया आ जाएगा 40 एरिया आपको दिख ही रहा होगा, ये 8 है, ये 5 है, 8 × 5 ये 40 एरिया हो जाएगा इसका। और डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई का मतलब कितनी ऊंचाई के परिवर्तन करने पर कितने वेग का परिवर्तन हुआ, बताइए। बिल्कुल धरातल पर वेग कितना था, 0, और 2 मीटर की ऊंचाई पर वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन मैंने 20 लिखा, 20 - 0, और जिन दो बिंदुओं का वेग लिखा है 20 - 0, इन दोनों बिंदुओं के बीच में आपको दूरी कितनी दिख रही है, 2। तो आपको हो सकता है कोई और 2 बिंदुओं के वेग का अंतर मिल जाए, तो उन दोनों के बीच की दूरी लिख देना। सामान्यतः आपके जितने क्वेश्चन आएंगे धरातल का वेग 0 होगा, इसलिए ऊपर का जो भी वेग आए सॉल्व कर लेना, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10 की पावर -1 और 0, ये कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, 4 5 या 20, 200 न्यूटन। इतना बल अगर आप लगाओगे तो ये जो निकाय है वो जा सकता है नियत चाल से। याद कर लेना, आपके इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूलेज हैं, तो इसके क्वेश्चंस कर लो। सबसे पहले प्रश्न यही बनेंगे कि नियत वेग से चलाने के लिए कितने बल की ज़रूरत है। जैसे आप अगले प्रश्न में ये लिखो, प्रश्न में ऐसे लिख लेना कि प्रदर्शित निकाय में श्यानता गुणांक का मान ज्ञात करें, श्यानता गुणांक का मान ज्ञात करें, श्यानता गुणांक का मान ज्ञात करें यदि द्रव्यमान 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है, यदि द्रव्यमान 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है, द्रव्यमान 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। फटाफट देख लीजिए, ये 30 डिग्री का नत्तल है, यहाँ पर 2 मिलीमीटर मोटाई की द्रव की एक सतह है, द्रव प्रवाहित हो रहा है, बारिश के दिनों में द्रव प्रवाहित हो रहा है भैया, और ये यहाँ पर कोई द्रव्यमान रखा हुआ है, 2 किलोग्राम का द्रव्यमान रखा हुआ है, और ये किससे चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट चाल से। ये सब आपको दिया हुआ है, इसको आपको घन मानना है, और घन की भुजा वो आपको माननी है 10 सेंटीमीटर। ये सब आपको दिया हुआ है सवाल में। फिर इसका निकालेंगे अपन आंसर, किस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। तो आपको आकृति दी गई है, और बताइए फटाफट, ये बताइए इसका वेग फिर नियत है भैया, वेग नियत मतलब बल कितना होना पड़ेगा, 0। बताइए इस पे इधर कितना बल लगेगा। अगर नीचे की तरफ एनएलएम में बताया है आपको, इधर बल लगता है भैया mg sin थीटा, तो ये बल नीचे लगेगा, नीचे आना चाहेगा, तो इस पे घर्षण बल, श्यानता बल वो ऊपर लगेगा। और ये जो श्यानता बल है, इस श्यान बल को किसके बराबर होना पड़ेगा, mg sin थीटा के। क्यों बराबर होना पड़ेगा, जब दोनों बल बराबर होंगे तभी जाकर बल 0 और चाल नियत हो जाएगी। आंसर आ चुका है। बोलिए श्यान बल का फॉर्मूला होता है n, चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, na dv बाई dy, और mg sin थीटा, तो mg sin थीटा लिख दीजिए। तो na dv बाई dy आ जाएगा, एक mg sin थीटा है। लिखिए सारी वैल्यूज लिख दीजिए इसमें फटाफट। n की वैल्यू तो आपको चाहिए। क्षेत्रफल बताइए, ये घन है तो घन के नीचे वाली सतह वो वर्ग होगी, वर्ग,
और वो वर्ग जब संपर्क में आएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा का स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को अपन 10/100 मीटर में उसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर SI मात्रक में चल रहा है। dV/dy तो नीचे वाला जो नत्तल है, नत्तल का वेग कितना है 0, और ये जो द्रव की सबसे ऊपर वाली सतह है ये द्रव्यमान से चिपकी हुई होगी, तो द्रव की सबसे ऊपर वाली सतह का वेग 2, तो सबसे ऊपर वाली सतह का वेग 2, सबसे नीचे वाली द्रव की सतह का वेग 0, और 2 और 0 के मध्य में आपको मोटाई कितने की दिख रही है 2 मिलीमीटर की, 2 × 10⁻³ तो आप जिस दूरी के वेग में परिवर्तन लिख रहे हैं वो दूरी लिखें भाई, बस ये समझना है। mg sin थीटा m 2 है, g बचपन से 10 है, sin 30 1/2, sin 30 1/2 आ जाएगा। आंसर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। 2 से 2, ये भी 2 से 2, ये 0 से 0, 10⁻2, 10⁻⁻1, n आ जाएगा 1। किस मात्रक में आया है? SI मात्रक, डेकापॉइस, पॉइजले, कुछ भी आप लिख सकते हो, तो पॉइजले या डेकापॉइस दोनों ही SI मात्रक हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। याद करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे, मैं बोल रहा हूँ, 2 विस्कोसिटी फुल स्कोरिंग है, एक ना एक सवाल जरूर आएगा, और 2-3 बस फॉर्मूला ही बताऊंगा मैं। ये पहला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं, और इसमें एक ही सवाल बन सकता है। आपको वेग दूंगा मैं और वेग नियत करना पड़ेगा, तो कुल बल कितना करना पड़ेगा 0, और कुछ नहीं बन सकता है सवाल। जैसे अगले प्रश्न में ये लिख लो कि यदि 10 ग्राम का द्रव्यमान, यदि 10 ग्राम का द्रव्यमान 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से गति करता है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से गति करता है, तब घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करें, तब श्यानता गुणांक का मान ज्ञात करें, तब श्यानता गुणांक का मान ज्ञात करें, श्यानता गुणांक का मान ज्ञात करें। तो ये सब दिया हुआ है आपको, ये 10 ग्राम है, ये 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से नीचे आ रहा है, ये यहाँ पे एक द्रव की सतह है, ये द्रव की मोटाई दे रखी है आपको, द्रव की मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और इधर आप क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, इधर इसका जो क्षेत्रफल है, जो संपर्क क्षेत्रफल है वो भी दिया हुआ है 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर। तो ये सब आपको दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, ये सब निकाय में दिया हुआ है, तो ये बताइए, ये 10 ग्राम जो है ना, ये फिर नियत चाल से गति कर रहा है। अगर 10 ग्राम नियत चाल से गति करेगा तो इसका मतलब अगर इस पे नीचे इसका भार लगेगा mg, तो ऊपर लगने वाले तनाव को भी भार के बराबर होना पड़ेगा, तभी जाकर कुल बल 0 और वेग नियत। और एक रस्सी में एक ही तनाव आएगा, तो इसमें भी तनाव कितना लगेगा mg के बराबर, जहां m इसके 10 ग्राम को माना है, ठीक है ना, तो वो 10/1000 × g लिख लेना कि 10 ग्राम का तनाव। और बताओ, अगर इसका वेग नियत है तो इस m का भी वेग क्या होना चाहिए नियत, इस पर भी कुल बल 0 होना चाहिए। इस पे आगे कितना बल लगेगा वो तो हमने लिखा हुआ है, इस पे आगे कितना बल लगेगा 10/1000 × g, ये बल इस पे आगे लगेगा, और जब ये आगे जाएगा तो इस पे श्यानता बल पीछे लगेगा, वो इसको संतुलित करेगा, NA dV/dy। तो इसको संतुलित कर दीजिए भैया, 10/1000 × g और NA dV/dy, NA dV/dy सॉल्व कर लेना। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इधर 1/10 है, n का मान, a का मान 10⁻⁻1 है, dV/dy। तो वेग बताइए 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये वाली सतह किससे आगे जा रही होगी, वही 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से, तो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड,
और नीचे इसकी दूरी भी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हो क्या? तो सेकंड में ही आएगा, दोनों को कन्वर्ट करते कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात -1 इधर आ जाएगा। n का आंसर 0.01 नहीं, ये 10 की घात -1 10 से गुणा होगा तो ये 1 रह जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो क्या? तो ये 1 आंसर आ जाएगा पॉइज़ले में, पॉइज़ले या SI मात्रक में 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो याद करना है अपने को, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये फॉर्मूलेज लगा लेना, वैल्यूज सब दी जाएंगी। तो पहला पॉइंट तो ये फॉर्मूला याद करना है, NA/dV/dy। इकाई देख लेना, पॉइज CGS मात्रक है, पॉइज़ले SI मात्रक। CGS मात्रक को 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, SI मात्रक। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट आएगा स्ट्रोक्स लॉ। लिखिए हेडिंग में, हेडिंग में लिखिए स्ट्रोक्स लॉ। हेडिंग में लिखिए स्ट्रोक्स लॉ, लिखिए हेडिंग में स्ट्रोक्स लॉ। तो स्ट्रोक्स लॉ जो है ना, जब भी हम किसी गोलाकार वस्तु को किसी माध्यम में गति करवाएंगे, गोलाकार वस्तु किसी भी माध्यम, वो माध्यम में मतलब द्रव भी हो सकता है और उस माध्यम में वायु भी हो सकती है, शांता बल दोनों में ही लगेगा और गोलाकार आकृति पे उसका एक फॉर्मूला है, वो याद करना है। तो पॉइंट ये लिखो इसके आगे, यदि गोलीय वस्तु को द्रव या वायु में गति करवाई जाती है, यदि गोलीय वस्तु को द्रव या वायु में गति करवाई जाती है, तब इस पर आरोपित श्यान बल निम्नानुसार होगा। तब इस पर आरोपित श्यान बल निम्नानुसार होगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना, क्लास में आता होता नहीं है लोगों को, तो याद कर लेना जो बोल रहा हूँ। तो याद करना है, श्यान बल गोलीय आकृति पे, हर आकृति पे नहीं, ये श्यान बल लगने वाला है किसी भी गोलीय आकृति पर। तो किसी भी आकृति पर लगने वाला श्यान बल याद करना है 6 पाई नीटा RV। 6 पाई नियत है, नीटा श्यानता गुणांक है, R उस गोले की त्रिज्या और V उस गोले की चाल है जिस चाल से वो गति कर रहा है। आयतन नहीं, V है उसकी चाल। तो याद करना है, श्यान बल गोलीय आकृति पे 6 पाई नीटा RV लगेगा। श्यान बल है, यहाँ पे लोग माइनस भी लगा देते हैं, मैं लगा नहीं रहा हूँ माइनस, वो विरोध करेगा, वो चाहेगा संपर्क सतह साथ में चलें। इस श्यान बल के लगने से, इस स्ट्रोक्स के नियम लगने से एक राशि परिभाषित होती है जिसको हम बोलेंगे सीमांत चाल। सीमांत चाल का मतलब होगा अंतिम अधिकतम चाल। अंतिम चाल होनी चाहिए, उसके बाद चाल में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उसी को आपको सीमांत चाल बोलना है। तो एक पॉइंट में इसके आगे लिखो कि किसी भी निकाय की अंतिम अधिकतम नियत चाल, अंतिम अधिकतम नियत चाल, अंतिम अधिकतम नियत चाल इसकी सीमांत चाल होगी। अंतिम अधिकतम नियत चाल, अंतिम अधिकतम नियत चाल सीमांत चाल होगी। सीमांत चाल जिसको टर्मिनल स्पीड कहते हैं। तो इधर सुनेंगे, इसका कंसेप्ट ये याद करना है, जो पॉइंट बोला जा रहा है। ये कोई भी माध्यम होता है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई भी माध्यम है, इस माध्यम में कोई गोलीय आकृति को मुक्त कर दिया गया। लेट से शुरुआत में इसे क्या किया गया, मुक्त। बताइए, शुरुआत में मुक्त किया गया है तो साथ में बनाते चलिए। इसकी चाल शुरुआत में कितनी रही होगी, 0। नीचे लग रहा होगा भार, mg/w कह सकते हो, भार कह सकते हो, लेकिन माध्यम में होने के कारण ऊपर लगेगा उत्प्लावन।
उत्प्लावन बल लगेगा। रो वीजी सिग्मा वीजी बताया हुआ है आपको, तो वो अभी बताना मेरे को। अगर रो और वी घनत्व भी द्रव्यमान का हो, आयतन भी द्रव्यमान का हो, तब तो वो भार बन जाता है, लेकिन घनत्व द्रव का हो, आयतन वस्तु का हो, तो वो उत्प्लावन बन जाता है, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो। तो ये बल तो हमेशा लगेंगे, लेकिन शुरुआत में वस्तु को छोड़ेंगे ना, तो वस्तु का वेग 0 था, इसलिए 6 पाई नीटा आर वी नहीं लगाया मैंने, क्योंकि 6 पाई नीटा आर वी अभी बताया था ना स्टोक्स का नियम कि गोलीय आकृति पे घर्षण बल कितना लगेगा, 6 पाई नीटा आर वी। वी का मान 0 है, इसलिए वो वाला बल अभी नहीं लगा। वैल्यूज आप लिखना मत, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए बता देता हूं। इसका मान लीजिए 10 होता, लिखने की जरूरत नहीं है, और उत्प्लावन बल मान लीजिए 8 होता, तो कुल बल नीचे होगा 2, इसलिए वस्तु किधर जाएगी, नीचे जाएगी। और जैसे जैसे वस्तु नीचे जाएगी, तो इसके आगे मैं लिखने वाला हूं, इस वस्तु की चाल धीरे धीरे क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, क्योंकि परिणामी बल नीचे था। बढ़ने लग जाएगी अगर चाल, तो नीचे क्योंकि mg था, चाल बढ़ रही थी, तो घर्षण भी किधर आएगा, ऊपर की तरफ। श्यान बल भी किधर आएगा, ऊपर की तरफ। उत्प्लावन तो था ही ऊपर, श्यान बल भी ऊपर आ जाएगा। कब तक? इसका मान 10 माना था ना मैंने, इसका मान किसका था, 8 माना था। श्यान बल ना वेग पे निर्भर करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला था 6 पाई नीटा आर वी। क्योंकि वेग बढ़ता रहेगा, इसलिए ये श्यान बल बढ़ता रहेगा, बढ़ते 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 एक क्षण ऐसा आएगा जब इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद श्यान बल और नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, नीचे भी बल 10, ऊपर भी बल 10, तो कुल बल 0 हो गया। कुल बल 0, तो अब वेग क्या हो जाएगा, नियत। वेग नियत, तो श्यान बल भी क्या हो जाएगा, नियत, क्योंकि श्यान बल किस पे निर्भर कर रहा था, वेग पर। पहले क्यों बढ़ा श्यान बल, क्योंकि चाल बढ़ी सर, चाल बढ़ी, तो मैं लिखूंगा श्यान बल वो समानुपाती किसके था, चाल के, क्योंकि चाल बढ़ रही है इसलिए श्यान बल भी बढ़ा। पहले श्यान बल 0 था, क्योंकि चाल ही नहीं थी। श्यान बल का फॉर्मूला 6 पाई नीटा आर वी, तो चाल नहीं थी इसलिए श्यान बल नहीं था। जैसे जैसे चाल बढ़ेगी वैसे वैसे श्यान बल बढ़ेगा, लेकिन अंततः श्यान बल नियत मान तक पहुंच जाएगा, और तब इस वस्तु पे कुल बल कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि इस वस्तु पे बल 0 हो गया है, तो बताइए जब बल 0 होता है तो वेग नियत हो जाता है क्या, नियत हो जाएगा, तभी तो त्वरण 0 होगा। तो यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये जो वेग है, इसी वेग को आपको क्या कहना है, सीमांत चाल, सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी। तो संख्याएं जो लिखी गई हैं ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि किस किस तरीके से ये यहाँ पे बल लगा होगा। तो पॉइंट फिर से मैं बोल देता हूँ, शुरुआत में किसी भी वस्तु को आपने किसी द्रव में मुक्त किया तो वो वस्तु नीचे आती है, वस्तु भार के कारण नीचे आती है, उत्प्लावन बल ऊपर लगता है, लेकिन क्योंकि भार ज़्यादा था इसलिए चाल बढ़ी। चाल बढ़ी तो श्यान बल आने लग गया, और श्यान बल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कब तक, जब तक कि इस वस्तु का वेग, इस वस्तु का वेग किसके बराबर नहीं हो गया, वीटी के बराबर, सीमांत वेग के बराबर। जैसे इसका वेग हुआ, सीमांत वेग का मतलब है कुल बल कितना होगा, 0। तो यहां से अपन कंडीशन निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। आप ये बताओ कि मुक्त करने पर अंतिम चाल √2gh होती है क्या, मुक्त करने पर अंतिम चाल √2gh होती है। बारिश की बूंदें जब गिरती है ना बादल से, तो h का मान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो बारिश की बूंदें जब नीचे गिरेंगी ना, तो √2gh के हिसाब से उनकी चाल गोली की चाल के बराबर हो जानी चाहिए। आज तक में खबर आती एक और शहीद हुआ बूंद के लगने से, बारिश की बूंदें नीचे गिरी, अगर चाल √2gh होती। इस स्ट्रोक्स के लॉ से बचे हुए हैं अपन, क्योंकि जैसे ही बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं, mg और उत्प्लावन बल ऊपर होता है, लेकिन उसकी चाल धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे चाल बढ़ती है श्यानता बल आने लग जाता है। तो √2gh से अंतिम चाल होती 100, लेकिन सीमांत चाल का मान 2 ही रहता है, केवल बहुत कम रहता है। तो वो क्योंकि 0 से चाल बढ़ी 1 से जैसे ही 2 आई, ऊपर और नीचे के बल क्या हो गए, संतुलित। अब 2 चाल हो गई, अब 2 चाल बढ़ेगी नहीं। अगर नहीं होता ये तो बस बारिश के दिनों में घर पे बैठो भैया, बाहर जाते ही शहीद हो सकते हो, क्योंकि √2gh चाल आएगी। इंपॉर्टेंट है, बाहर से कोई भी उल्का पिंड विंड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, सबकी चाल नियत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसकी चाल √2gh से बढ़ती रहेगी।
बढ़ेगी। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फिजिक्स का कि श्यान बल के कारण ही कुल बल 0 हो जाएगा, तो वेग बढ़ता नहीं रहेगा, वरना √2gh से तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो h जितना नीचे उतना ही ज़्यादा वेग आ जाएगा। तो याद रखना है ये सीमांत चाल वो गुरुत्व के अधीन चाल से बहुत कम होती है। समझ रहे हो क्या? ये सीमांत चाल वो √2gh चाल से क्या होगी? बहुत कम। पहले ही सीमांत चाल आ जाती है। तो इक्वेशन भी लिखवाऊंगा इसकी, लेकिन आप एक पॉइंट लिखो पहले कि सीमांत चाल का मान मुक्त किए गए कण की चाल से कम होगा। मुक्त किए गए कण की चाल से कम होगा। मुक्त किए गए कण की चाल से कम होगा। तो याद करना है, बारिश की बूंदें नीचे आती हैं, उसका वेग √2gh नहीं होता है। √2gh आने से पहले ही वेग नियत हो जाता है और बहुत कम होता है, इसलिए आराम से बाहर निकल सकते हैं। बताइए, आपसे सवाल पूछेगा कि सीमांत चाल ज्ञात करनी है, तो सीमांत चाल के लिए प्लीज याद करना बल 0 करना पड़ेगा। बताइए नीचे कितना बल लग रहा है? नीचे लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है? बायोंसी प्लस श्यान बल। तो मैं इसके 2 फॉर्मूलेज बताने वाला हूं, यहाँ पे देखते चलना। बोलिए श्यान बल का मान क्या वो mg माइनस बायोंसी के बराबर आ जाएगा? श्यान बल का मान आ जाएगा mg माइनस बायोंसी। थोड़ी फ्लूइड बताइए मेरे को। इसको मैं आभासी भार कहता था, mg माइनस बायोंसी। बायोंसी मतलब इसका मान तुम सिग्मा vg लिखते, इसका मान रो vg लिखते। फिर जब mg कॉमन लिया था तो कोष्टक में आया था 1 माइनस रो बाय सिग्मा। हो सकता है मैं आपसे श्यान बल का क्वेश्चन पूछूं और आपको श्यानता गुणांक ना दूं, तो घबराना नहीं। यहीं से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है कि श्यान बल का mg 1 माइनस रो बाय सिग्मा भी आंसर है। समझ रहे हो क्या? mg कॉमन लोगे, ये डेरिवेशन बताया हुआ है आपको। इसमें से mg कॉमन लोगे तो यहाँ पे बीटा अपॉन mg बटेगा, और एक को रो लिखोगे, एक को सिग्मा लिखोगे, यही आ जाएगा। देख लेना, फ्लूइड में बताया हुआ है डेरिवेशन। तो बिना श्यानता गुणांक के भी श्यान बल पूछा जा सकता है, इस तरीके से बता देना, वो क्वेश्चन भी करेंगे। हो सकता है श्यानता गुणांक दें। चलिए वैल्यूज लिख दीजिए। बोलिए श्यान बल का फॉर्मूला 6 पाई नीटा आर वी। 6 पाई नीटा आर वी कौन सा? वीटी टर्मिनल सीमांत चाल। mg लिखना पड़ेगा, m का मान सिग्मा vg माइनस उत्प्लावन का मान रो vg। तो एक सिग्मा vg आ जाएगा, एक इधर रो vg आ जाएगा। vt का मान चाहिए था अपने को, तो vt के मान के लिए एक बार और 6 पाई नीटा आर vt। और बताओ vg इसमें कांस्टेंट आता, मतलब कॉमन आता। v का मान है 4/3 पाई आर क्यूब vg, और कोष्टक में सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो। और यहाँ से पाई से पाई एक ये कैंसिल होगा। देखिए इसको अगर 2 से कैंसिल करते, ये 2 और ये कितना आ जाता 3, तो VT का एक फॉर्मूला आ जाएगा। भाई मैं VT का एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो श्यान बल तो लिखा ही हुआ है। बताइए VT का फॉर्मूला, VT का फॉर्मूला अगर मैं लिखता, VT का फॉर्मूला, ये 3 इधर बटे में आता, तो 2 तो था ही, और 3 नीचे आके 2/9। ठीक है, इधर r क्यूब था, इधर एक r था, तो r स्क्वायर g, और इधर ये n बटे में आ जाता, और घनत्वों का अंतर सिग्मा माइनस रो। ये भैया सीमांत चाल का एक फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं ये सब, और क्वेश्चंस में याद करने पड़ेंगे कि किस किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो सीमांत चाल वो कब आएगी वो समझ लेना। माध्यम में आपने किसी गोलीय आकृति को छोड़ा तो कुछ देर बाद उसकी चाल नियत होगी, √2gh नहीं होगी, क्योंकि श्यान बल लगेगा। और एक बार बल 0 हो गया तो फिर चाल बढ़ती नहीं है, फिर वही नियत चाल हो जाती है। उसी को सीमांत चाल बोलते हैं, जो अंतिम चाल होती है, जो अधिकतम चाल होती है, जो नियत चाल होती है। ये VT का मान याद रखना है। यहाँ पे ये जो VT का मान आया है, इस VT के मान में
इधर आप पॉइंट्स बताओ मेरे को। क्वेश्चन वैसे तो करेंगे अपन। ये सिग्मा माइनस रो लिखा है ना अपन ने, तो मैंने ना वस्तु को नीचे गिरता हुआ क्यों माना था शुरुआत में, ये बताइए। आपको समझ में आना चाहिए शुरुआत में क्या क्या लगा था। mg नीचे लगा था, उत्प्लावन ऊपर लगा था। और बताइए mg का मान होता था सिग्मा vg, बायोंसी या उत्प्लावन का मान कितना होता था, रो vg। आपने सिग्मा को बड़ा माना होगा सर, तभी ये वस्तु किधर आ रही है, नीचे। इसीलिए ऑप्शन में या आंसर में आपको क्या दिख रहा है, सिग्मा माइनस रो। अगर उल्टा होता, अगर उत्प्लावन बड़ा होता तो फॉर्मूला सेम बनता, बट कोष्टक में रो माइनस सिग्मा आ जाता। ये फॉर्मूला कब याद करेंगे, जब सिग्मा बड़ा है किससे, रो से। और मुझे तो ये सब याद नहीं करना है, आप तो ये याद कर लो कि यहाँ पे कोष्टक में घनत्वों का अंतर आएगा, बड़े घनत्व में से छोटे घनत्व को माइनस करना पड़ेगा। याद ये भी कर लेना, VT वो R स्क्वायर पे निर्भर करेगा। VT सीमांत चाल वो त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती होगी। लेकिन आपके सवालों में द्रव्यमान दिया जाएगा, तो एक पॉइंट और बताओ, क्या घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन लिखा जा सकता है? तो क्या यहाँ पे हम m समानुपाती r³ लिख सकते हैं? सब राशियां नियत है, तो m किसके समानुपाती होगा, r³ के। क्या r की जगह m की घात 1/3 लिखा जा सकता है? इसीलिए इसको मैं m की घात 2/3 भी लिखूंगा। आपके क्वेश्चंस बनेंगे डायरेक्टली, तो प्लीज याद कर लेना, सीमांत चाल त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती होती है, द्रव्यमान की घात 2/3 के भी समानुपाती होती है। तो मुझे ना 2-3 पॉइंट्स, फॉर्मूला तो अलग से याद करना ही है, लेकिन किस पे निर्भरता है, सीमांत चाल r स्क्वायर पे निर्भर करेगी, m की घात 2/3 पर निर्भर करेगी, ऊपर घनत्वों का अंतर आएगा उस पर भी निर्भर करेगी, और शांता गुणांक बटे में आएगा उस पर भी निर्भर करने वाली है। तो प्लीज ये सब पॉइंट्स याद करने हैं अपने को। तो इसके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, वो अपन करेंगे अभी। आज ही खत्म करना है इसे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम 2-5 मिनट एक दूसरे के बाल खींच लो, देखो ऐसे चिल्ला लो, 1-2-4 मिनट, खत्म आज ही करना पड़ेगा। क्या हो गया जो ऐसे चिल्ला रहे हो? तो हो गया क्या, एंटरटेन हो गए तो फिर आगे पढ़ाएं। किसी को सुसु जाना हो तो जा सकते हो, ऐसे मतलब कि सर देखो आप, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ कि सर आप देख लोगे अब जाते हुए। सर साथ में चलें, इतनी नज़दीकियाँ भी ठीक नहीं है, साथ में और चलें। बचपन में जाते थे पेरेंट्स तुम्हारे साथ, जब तुम्हें सुसु करने नहीं आती थी ना बचपन, जैसे मैं मेरे बच्चों के साथ जाता हूँ, उनको सिखाना पड़ता है कि सुसु कैसे करनी है, फिर भी अभी सीखे नहीं है। बहुत ही मुश्किल है यार सुसु सिखाना, सही में बहुत मुश्किल है। तुम्हें तजुर्बा नहीं है इस बात का, देखना छोटे बच्चे को इससे नहीं करते यार, वो सब ट्राई कर लिया मैंने, वो सी करते हैं, वो भी सी करने लगे, सी सी सी। ये सब पुरानी बातें हो गया, मॉडर्न जमाना हो गया। वे क्या है, पुनिया सर को आता है क्या ये सब? ये अच्छी बात है, मैं जाके बोलता हूँ जी। अच्छी पता लगा बाहर जा जाके करने लग गए, सिखा दिया कुछ। तो इसमें छोड़ो ये सब बातें, प्रश्न लिख लो, छोड़ो ये सब बातें। चलिए पहले प्रश्न में ये लिखिए, यदि बूंदों की त्रिज्या r व 2r है, बूंदों की त्रिज्या r व 2r है तथा इनके सापेक्ष घनत्व, बूंदों की त्रिज्या r व 2r है तथा इनके सापेक्ष घनत्व
3 व 4 हैं, 3 व 4 हैं, तब सीमांत चालों का अनुपात ज्ञात करें। तथा सापेक्ष घनत्व 3 व 4 हैं, तब सीमांत चालों का अनुपात ज्ञात करें। जब भी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे मिलेंगे आपको, सीमांत चाल में राशियां कौन कौन सी दे रखी हैं, तो त्रिज्या दे रखी है, तो अगर केवल त्रिज्या दे रखी होती तो VT समानुपाती R स्क्वायर, तो डायरेक्टली आंसर आ गया होता, R और 2R का स्क्वायर करते हैं 1:4, लेकिन घनत्व भी दिया हुआ है तो गुणा कर देना सिग्मा माइनस रो से। तो जो राशियां दी गई हैं वो लिख लेना, एक त्रिज्या भी दी गई है और घनत्व भी दिया गया है। बताइए VT1 और VT2 अगर लिखते हैं तो त्रिज्या R/2R उसका स्क्वायर, ये सिग्मा किसका घनत्व था, वस्तु का, ये रो किसका था, द्रव का, और कुछ नहीं बोला गया है, पानी में ही मुक्त किया गया है इन्हें, और पानी में मुक्त किया जाएगा तो बताओ सापेक्ष घनत्व का मतलब होता था 3, मतलब कि वस्तु का घनत्व होगा 3 गुना पानी के घनत्व का, तो वस्तु का घनत्व पहले 3 और 4 दिया है ना, तो 3 रो W माइनस रो W और 4 रो W माइनस रो W। द्रव आपन ने पानी मान रखा है, या क्वेश्चन के कोष्टक में लिख लेना कि पानी में मुक्त किया गया है ना, तो इनको कहाँ पे मुक्त किया गया है, पानी में मुक्त किया गया है। तो पानी में मुक्त करेंगे तो द्रव का तो घनत्व रो W है, और वस्तु का घनत्व कितना होगा, सापेक्ष घनत्व से निकाल लेंगे, 3 गुना रो W 4 गुना रो W, यहाँ से ये 1/4 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई 3 - 1 2/3 आ जाएगा, ये अनुपात कितना आ जाएगा 1/6। याद करना है, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे सीमांत के, आपके मिलेंगे, इंपॉर्टेंट राशि है तो उसको देख लेना। VT आ जाएगी R स्क्वायर, कोष्टक में सिग्मा माइनस रो। अगले प्रश्न में आप ये लिखो कि 64 छोटी बूंदें मिलकर, 64 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, एक बड़ी बूंद बनाती है, तब छोटी बूंदों की सीमांत चाल V होने पर, तब छोटी बूंदों की सीमांत चाल V होने पर, छोटी बूंदों की सीमांत चाल V होने पर बड़ी बूंद की सीमांत चाल होगी, छोटी बूंदों की सीमांत चाल V होने पर बड़ी बूंदों की सीमांत चाल होगी, सीमांत चाल होगी। बताइए जब बहुत सारी बूंदों से बड़ी बूंद बनती थी, एक फॉर्मूला बताया था R = n⁻⁴ × R, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर 64 1/3 R, यानी बड़ी बूंद की त्रिज्या वो 4R के बराबर आ जाएगी, बड़ी बूंद की त्रिज्या 4R के बराबर। तो छोटी बूंद की जो भी सीमांत चाल है, बड़ी बूंद की जो भी सीमांत चाल है, वो सीमांत चाल ना R स्क्वायर के समानुपाती होती है, ये फॉर्मूला लगेगा इस बार। तो छोटी बूंद की सीमांत चाल बटे बड़ी बूंद की सीमांत चाल, छोटी बूंद की त्रिज्या का स्क्वायर, बड़ी बूंद की त्रिज्या का स्क्वायर, छोटी बूंद की सीमांत चाल V, बड़ी बूंद की सीमांत चाल ज्ञात करनी है, और छोटे R बड़े R, तो ये R स्क्वायर तो R स्क्वायर रहेगा, और नीचे कैपिटल R को 4R का स्क्वायर लिख सकते थे। तो बड़ी बूंद की सीमांत चाल वो आ जाएगी 16V के बराबर। क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व कर लेना, ये आसान से पॉइंट्स हैं, बस एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको कि सीमांत चाल मतलब बल नियत है, और बल नियत है तो इस तरीके से पॉइंट सॉल्व कर लेना आप। चलो इसमें अगले प्रश्न में आप ये लिखो, यदि दर्शाए गए निकाय में, यदि दर्शाए गए निकाय में गोले व माध्यम का घनत्व, गोले व माध्यम का घनत्व दर्शाया गया है, गोले व माध्यम का घनत्व दर्शाया गया है, तब
श्यान बल व भार का अनुपात ज्ञात करें। तब श्यान बल व भार का अनुपात ज्ञात करें। श्यान बल व भार का अनुपात ज्ञात करें। श्यान बल व भार का अनुपात ज्ञात करें। ये निकाय बनाओ, ये वस्तु है, वस्तु का घनत्व सिग्मा है और माध्यम है, माध्यम का घनत्व वो गोले के घनत्व का 6 गुना दिया हुआ है। तो ये अपने को मान दिया गया है। बताइए भार इसमें लगेगा, भार mg किधर लगेगा? भार तो लगेगा नीचे जो mg है। अब बाकी चीज़ें थोड़ी सी बताइए मेरे को। जो चीज़ भारी होती है ना वो नीचे आती है। तो वस्तु का घनत्व ज़्यादा है कि द्रव का घनत्व ज़्यादा है? द्रव का घनत्व वो ज़्यादा है, इसलिए द्रव नीचे रहेगा, वस्तु ऊपर जाने वाली है। कहने का मतलब इस पर उत्प्लावन बल लगेगा, लेकिन उत्प्लावन बल इस mg से क्या होगा? ज़्यादा। वस्तु ऊपर जाएगी, वस्तु किधर जाएगी? ऊपर जाएगी, इसलिए इस पे श्यान बल किधर लगेगा? नीचे लगेगा। और देख लेना ये वस्तु ऊपर जाने वाली है, वस्तु ऊपर गति करेगी। ऊपर इसलिए गति करेगी वस्तु क्योंकि इसमें बायोंसी वो बड़ी होगी किससे? mg से, इसलिए वस्तु किधर गति करेगी? ऊपर। बायोंसी, और आपको बताया हुआ है भाई घनत्व से काम करो। अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता तो वस्तु नीचे आती, तब mg बड़ा होता, mg बड़ा होता तो फिर Fv घर्षण किधर लग रहा होता? ऊपर लग रहा होता। बताइए यहाँ पर ये Fv प्लस mg मिल के इस बार बायोंसी के बराबर होंगे। Fv श्यान बल प्लस भार मिलके किसके बराबर होंगे? उत्प्लावन बल के बराबर। अपने को किसका अनुपात पूछा है? श्यान बल और भार का। तो दोनों तरफ अगर मैं भार से भाग दे दूं, ये भार से भाग दे दिया ताकि अपने को जो पूछी गई राशि है वो बन जाए। ये श्यान बल बटे भार ये चाहिए था, कितना आ गया इसका मान? उत्प्लावन बल बटे mg माइनस 1। ये mg बटे mg 1 हो जाएगा, तो वो 1 इधर चला गया। अगर ये राशि इधर आ गई तो फिर फ्लूइड के 2 फॉर्मूले से आंसर आ गया। क्या बायोंसी का मान रो Vg होता था, mg का मान सिग्मा Vg होता था, -1 Vg और Vg कैंसल। रो की जगह 6 सिग्मा लिखोगे तो 6 - 1 अनुपात 5 के बराबर। बिल्कुल फंडे क्लियर हो जाएंगे। आप बस कुछ देर के लिए पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ ना उनको समझ लो, सुन लो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर घनत्व वस्तु का ज़्यादा होता तो वस्तु नीचे आ रही होती, और वस्तु अगर नीचे आ रही होती तो फिर श्यान बल वो ऊपर लग रहा होता। यहाँ पे वस्तु ऊपर जाएगी इसलिए श्यान बल किधर आने वाला है? नीचे आने वाला है। यही बात एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। आप प्रश्न में फटाफट ये लिखो कि प्रदर्शित निकाय में, लिखिए प्रदर्शित निकाय में, प्रदर्शित निकाय में आरोपित श्यान बल, प्रदर्शित निकाय में आरोपित श्यान बल ज्ञात करें। आरोपित श्यान बल ज्ञात करें। चलिए ये बनाइए निकाय। एक गोला दिया हुआ है, गोले का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, गोले का घनत्व कितना है? 5 ग्राम पर सीसी। गोला जिस द्रव में है उसका घनत्व है 3 ग्राम पर सीसी। ये आपको निकाय दिया हुआ है। अगर ये निकाय दिया हुआ है, इस निकाय में पहले तो भार और उत्प्लावन उनकी दिशा तो फिक्स होती है। भार हमेशा नीचे लगता है mg, उत्प्लावन हमेशा ऊपर लगता है। बस बात इसकी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो mg बड़ा या छोटा है? mg इस बार घनत्व भार का ज़्यादा है इसलिए mg ज़्यादा होगा। mg ज़्यादा होगा, ये वस्तु नीचे जाएगी, श्यान बल वो ऊपर लग जाएगा। बस इन दोनों तीनों सवालों से सीख लेना भैया श्यान बल की थोड़ी सी कैलकुलेशन। और ये Fv प्लस b वो mg के बराबर आ जाएगा। श्यान बल पूछा है आपसे
और श्यान बल जो है वो पूछा, लेकिन श्यानता गुणांक दिया नहीं, dv/dx नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, फिर भी आंसर आएगा। ये श्यान बल का आंसर है mg माइनस बी। मैं डेरिवेशन कर देता हूँ, mg कॉमन लेता तो 1 माइनस बी बाय mg, और mg 1 माइनस रो बाय सिग्मा आ जाएगा, क्योंकि b को तुम रो vg लिखोगे, mg को सिग्मा vg लिखोगे। शायद यहाँ सारी राशियां दी गई हैं, बिना श्यानता गुणांक के भी श्यान बल पूछेंगे आपसे, वैल्यूज निकाल लेना। कितना आ गया श्यान बल एफ वी का आंसर अगर यहाँ से निकालोगे तो m का मान 2, g का मान 10 और 1 माइनस 3/5, वो आ जाएगा 2/5 40, यानी कि 8 न्यूटन के बराबर। तो श्यान बल का आंसर आप निकाल सकते हो इस तरीके से भी। याद करना है, ज़रूरी नहीं है हर बार आपको n या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी जाए। तो इसमें अपन जो श्यानता पढ़ रहे थे ना, इसमें लास्ट में स्ट्रोक्स का नियम वो पढ़ा था अपन ने, और कोई भी गोलीय आकृति पे वो श्यानता बल लगेगा 6 पाई नीटा RV का, वो याद करना है अपने को, है ना। तो इसमें फॉर्मूला भी आया था, सीमांत चाल आई थी। सीमांत चाल मतलब जब भी गोले पे कुल बल 0 होगा, कौन कौन से बल लगेंगे? भार लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा, श्यानता बल लगेगा। भार और उत्प्लावन बल सेट है, भार नीचे लगेगा, उत्प्लावन बल ऊपर लगेगा। अब इनमें से जो भी ज़्यादा है उसके विपरीत श्यानता बल लग जाएगा, और अंत में ऊपर नीचे के बल बराबर करोगे, लास्ट में जो वेग नियत होगा, अधिकतम होगा, उसी को सीमांत वेग कहना है अपने को। उस सीमांत वेग का फॉर्मूला आया था, क्या आया था सीमांत वेग का फॉर्मूला? 2/9, ये ईटा नीचे था ही, r²g, और बड़े घनत्व में से छोटे घनत्व को माइनस करना है। अब बड़ा घनत्व माध्यम का हो तो माध्यम का घनत्व माइनस वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व ज़्यादा हो तो वस्तु का घनत्व माइनस माध्यम का घनत्व। ठीक है, डेरिवेशन किसी एक के लिए किया था अपन ने। तो आप इसमें 2 प्रश्न लिख लो पहले तो, इम्पोर्टेंट है। एक आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, प्रश्न में ये लिखिए, प्रश्न में आप लिखिए, यदि गोलीय वस्तु माध्यम में नियत चाल से गति करती है, तब त्रिज्या r मानते हुए श्यानता बल के द्वारा उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें। श्यानता बल के द्वारा उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें। श्यानता बल के द्वारा उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बताइए शक्ति का फॉर्मूला, वो F.V, ये पता होना चाहिए अपने को। और श्यानता बल यहाँ पे लगेगा 6 पाई नीटा RV। ठीक है, श्यान बल गोलीय आकृति पे 6 पाई नीटा RV, इसको गुणा करना पड़ेगा V से। तो ये शक्ति किसके समानुपाती हो जाएगी? R गुणा V² के। ये 6 पाई नीटा तो क्या है? कांस्टेंट नियत है, तो ये शक्ति आ जाएगी R गुणा V² के समानुपाती। ये V कौन सी चाल होगी? नियत चाल को ही टर्मिनल चाल या सीमांत चाल कहते थे। तो P समानुपाती आ जाएगा R के, और सीमांत चाल खुद R² के समानुपाती होती है। तो इस VT की जगह अगर तुम R² लिखोगे तो वो R की घात 4 हो जाएगा। एक R पहले भी था, तो शक्ति समानुपाती हो जाएगी R की घात 5 के। तो याद करना है, सिंपल सा पॉइंट है, क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, आपसे बोला है श्यानता बल के द्वारा उत्पन्न शक्ति F.V होगी, और F.V होगी तो बल का मान श्यानता बल 6 पाई नीटा RV स्ट्रोक्स के नियम के द्वारा, और गुणा V से करना ही है। 6 पाई नीटा नियत है, समानुपाती में देखोगे तो R गुणा V², VT² के समानुपाती था यहाँ पे, तो R की घात 4 गुणा R की घात 5 आ जाएगा। याद कर लेना। एक मैं लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूँ इस स्ट्रोक्स के नियम में, ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर पाओ आप क्वेश्चन में लिखो, यदि वायु का बुलबुला माध्यम में 2 मिलीमीटर प्रति सेकंड की चाल से
ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है, तब इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर मानते हुए, 1 सेंटीमीटर मानते हुए श्यानता गुणांक ज्ञात करें। श्यानता गुणांक ज्ञात करें। श्यानता गुणांक ज्ञात करें। चलिए स्टोक्स के नियम का ये एक आप आखिरी क्वेश्चन और बताइए। ये एक माध्यम है, माध्यम का घनत्व मान लीजिए 1.5 ग्राम पर सीसी है ना, तो माध्यम का घनत्व है। इसके अंदर कोई वायु का बुलबुला है और वायु का बुलबुला है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। घनत्व माध्यम का 1.5 है। वायु का घनत्व 0, वायु बताया हुआ आपको बहुत हल्की होती है, तो वायु का घनत्व 0 मानना है ना, मतलब इस वस्तु का घनत्व कितना मानना है 0। बुलबुला इसीलिए ऊपर जाएगा, हल्का है ना तो वो ऊपर जाएगा। अगर इसका घनत्व ज़्यादा होता तो ये नीचे जाता। नहीं समझ में आए तो भार हमेशा नीचे लगता है, देखिए इसका भार नीचे लगता, लेकिन वायु का द्रव्यमान घनत्व 0 है इसलिए भार नीचे लगेगा ही नहीं, केवल उत्प्लावन बल लगेगा। और उत्प्लावन बल के कारण ये किधर जाने वाला है, ऊपर। ऊपर जा रहा है ये किस चाल से, क्वेश्चन ने बोला हुआ है 2 मिलीमीटर पर सेकंड की चाल से, क्वेश्चन ने दिया हुआ है ना। अगर भारी होता तो ये नीचे आ रहा होता, हल्का है, घनत्व जिसका ज़्यादा होता है उसी के हिसाब से आंसर आता है। पानी अगर हल्का होता तो पानी ऊपर, वस्तु अगर भारी है वस्तु नीचे, उस हिसाब से। ये बताइए यहाँ पे ये जो नियत चाल दे रखी है इसी को तुम्हें क्या मानना है, सीमांत चाल। जब भी माध्यम में नियत चाल दिखेगी उसे सीमांत चाल, फिर आप सीमांत चाल का फॉर्मूला लिख लीजिए, इसीलिए ये सवाल करा रहे हैं आपको। बताइए सीमांत चाल का फॉर्मूला 2/9, तो 2/9 रहेगा, बटे में n आता है जो घर्षण गुणांक है, श्यानता गुणांक है जो ज्ञात करना है, और ऊपर आता था r² गुणा g, ये भी आता था, और कोष्टक में घनत्वों का अंतर, जिसका घनत्व बड़ा माइनस छोटा घनत्व। वैसे तो वस्तु का घनत्व ज़्यादा रहता है, लेकिन इस केस में माध्यम का घनत्व ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे, रो माध्यम का माइनस रो इस बुलबुले का। और बुलबुले का घनत्व वैसे इस केस में वायु के कारण ये घनत्व हो ही कितना जाएगा, 0। आंसर आ जाएगा। बस वैल्यूज देख लेना, क्वेश्चन आ जाए तो ज़रूर सॉल्व कर लेना, सब वैल्यूज दी हुई हैं। और इसको सीजीएस में सॉल्व करेंगे अपन, क्योंकि सब सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है, सीजीएस मात्रक में। बताइए चाल का मान दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में तुम 2 × 10⁻⁻1 लिख सकते हो। समझ रहे हो? हम सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं सारी चीज़ें ताकि आसानी से वैल्यूज आ जाएं। 2/9 r², सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं, ये हम सीजीएस में सॉल्व कर रहे हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। 2/9 r का मान सेंटीमीटर में 1 दे रखा है, n का मान वो हमें चाहिए तो n आ जाएगा। g का मान वैसे तो 10 होता है लेकिन 1000 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1000। और घनत्व 1.5 माध्यम का, सब राशि दी गई है। आप फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना, और पिछली क्लास के जो भी आपको बताए पॉइंट्स और यहाँ जो बता रहे हैं उनको देख लो, इनसे हो जाएंगी सारी चीज़ें। सॉल्व कर लो इसे। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे ये 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें n की वैल्यू निकाल लेना आप। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू, ये n ऊपर जाएगा, ये 10⁻⁻1 ऊपर, तो n की वैल्यू 1500, अगर ये दशमलव हटाऊँ और ये 1500, और नीचे 9 भी है और 10⁻⁻1 तो 15,000 हो जाएगा। ये n आ जाएगा 15,000/9। और ये किस में आया है, सीजीएस मात्रक में। सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक वो पॉइस 15,000/9 सीजीएस में आ जाएगा। ये पॉइस में, एसआई में डेका पॉइस या पॉइजले लिखना पड़ता। तो प्लीज़ याद कर लेना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। और समीकरण लिख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। 2 फॉर्मूले बताए हैं अभी तक आपको, एक श्यानता बल का फॉर्मूला, एक ये स्ट्रोक्स का नियम और सीमांत जो वेग है। इसके बाद इस टॉपिक में ना एक आप लिखो रेनॉल्ड नंबर, एक हेडिंग में लिखिए रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या
कुल मिला के 4 राशियां हैं इस चैप्टर में, ये तीसरी राशि है, फुल थियोरेटिकल है, 2 पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, उनको याद रखना। ये रेनॉल्ड संख्या आपको बताएगी कि जो द्रव है उसका प्रवाह धारा रेखीय होगा कि नहीं होगा, कि विशुद्ध होगा। धारा रेखीय प्रवाह का मतलब राशियां समय पर निर्भर नहीं करती हैं, पीछे वाली जो कण है वो आगे वाले कण का अनुसरण करेगा, समय के साथ चीज़ें नहीं बदलेंगी। एक कण का वेग यहाँ पे 10 था इस बिंदु पे, दूसरे कण का वेग भी कितना होगा 10, समय के साथ इस बिंदु की राशियां नहीं बदलेंगी, और अगर बदल रही होती हैं तो विक्षुब्ध प्रवाह होता है। तो इसके नीचे लिख लेना कि यह संख्या प्रवाह की प्रकृति, यह संख्या प्रवाह की प्रकृति दर्शाएगी, प्रवाह की प्रकृति दर्शाएगी। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लिख लेना, रो वी डी अपॉन एन। ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आएगा, याद करना है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला रो वी डी बटा एन है। इसमें ये रो तो घनत्व है ही, ये वी चाल हो जाएगी, और डी जो है वो नली का व्यास, जिस नली में ये लिक्विड प्रवाहित हो रहा है। ये रेनॉल्ड्स संख्या आपको दी गई है, याद करना है। एनसीईआरटी के हिसाब से रेनॉल्ड्स संख्या अगर 1000 से कम है तो जो प्रवाह है वो धारा रेखीय प्रवाह होगा, धारा रेखीय प्रवाह याद करना है। जेईई मेंस में तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया है, अपने भी आ सकता है, उसने तो वैल्यूज़ निकलवाई थी, तो हो सकता है ये मान दे के रेनॉल्ड्स संख्या निकलवाए फिर पूछे कि कैसा प्रवाह है। तो रेनॉल्ड्स संख्या 1000 से कम, धारा रेखीय प्रवाह, ऐसा प्रवाह जिसमें राशियां समय पर निर्भर नहीं करेंगी। अगर रेनॉल्ड्स संख्या 2000 से ज़्यादा तो विक्षुब्ध प्रवाह आ जाएगा। विक्षुब्ध प्रवाह का मतलब राशियां जो होंगी वो समय के साथ वो बदल रही होंगी, विक्षुब्ध प्रवाह है। और अगर रेनॉल्ड्स संख्या वो 1000 से 2000 के बीच में है तो प्रवाह के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हो, मिश्रित प्रवाह आप बोल सकते हो, मिश्रित प्रवाह होगा। तो रेनॉल्ड संख्या आपको बताएगी कि प्रवाह कैसा हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह है कि मिश्रित प्रवाह है कि विक्षुब्ध प्रवाह है। फिर इसके 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बताओ, धारा रेखीय प्रवाह पूछा हुआ है आपसे कि धारा रेखीय प्रवाह करवाने के लिए अपने को कैसा द्रव चाहिए। बताओ, रेनॉल्ड संख्या जब कम करूंगा मैं तभी तो 1000 से कम आएगा आंसर। बताओ, रेनॉल्ड संख्या कम करने के लिए बटे वाली राशि बढ़ानी पड़ेगी, ऊपर वाली राशि कम करनी पड़ेगी। तो क्या ये ऑप्शन लिखूं मैं कि ऐसा द्रव जिसका घनत्व कम होगा लेकिन श्यानता गुणांक ज़्यादा होगा, उसका प्रवाह धारा रेखीय के नज़दीक होगा। पॉइंट लिखेंगे अपन इसके आगे कि कम घनत्व व अधिक श्यानता गुणांक, कम घनत्व व अधिक श्यानता गुणांक, कम घनत्व व अधिक श्यानता गुणांक के द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होगा, धारा रेखीय होगा, धारा रेखीय होगा। इस रेनॉल्ड संख्या की आखिरी राशि है क्रांतिक चाल। ये बताइए, चाल जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रेनॉल्ड संख्या बढ़ेगी क्या? और रेनॉल्ड संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी प्रवाह कहाँ से कहाँ चला जाएगा? धारा रेखीय से विक्षुब्ध चला जाएगा। वो चाल जिस पर प्रवाह धारा रेखीय से विक्षुब्ध हो जाता है उस चाल को बोलते हैं क्रांतिक चाल। कोई आपसे पूछे क्रांतिक चाल क्या है जिस पर प्रवाह चेंज हो रहा है, तो एक पॉइंट और इसमें लिखना कि वह चाल जिस पर प्रवाह, वह चाल जिस पर प्रवाह, वह चाल जिस पर प्रवाह धारा रेखीय से, प्रवाह धारा रेखीय से विक्षुब्ध होगा, धारा रेखीय से विक्षुब्ध होगा, क्रांतिक चाल है, क्रांतिक चाल है, क्रांतिक चाल है। ठीक है, फिर इस विस्कोसिटी के टॉपिक में जो आखिरी राशि बचती है आप हेडिंग में लिखेंगे
पॉइजले का नियम या पॉइजले लॉ। तो पॉइजले का नियम या पॉइजले लॉ, ये अब ये नियम बिल्कुल सिंपल सा है। ये बताइए, आपन ने सांतत्य का समीकरण पढ़ा था, क्या था? A1 V1 बराबर A2 V2, आधारित किस पर था? द्रव्यमान संरक्षण पर। याद करना है, क्वेश्चन आ चुका है। और बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण पे, वो सब याद करना है। बताइए, वहाँ पे प्रवाह की दर बताई थी आपको, Q जिसे बोलते थे, A गुणा V बोलते थे ना, ये उसी का मान देने वाला है। आपसे कोई बोले ये नियम क्या बताने वाला है? किसी भी केश नली में, केश नली मतलब जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है, केश के बराबर, तो किसी भी केश नली में प्रवाह की दर, उसका फॉर्मूला अगले ने दे रखा है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार किसी भी केश नली, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी केश नली, किसी भी केश नली में प्रवाह की दर दर्शाई जाएगी। केश नली में प्रवाह की दर दर्शाई जाएगी, प्रवाह की दर दर्शाई जाएगी। ऐसे समझ लीजिए इसको, ये प्रवाह की दर, प्रवाह की दर को Q भी बोलते हैं अपन। इसकी इकाई कोई पूछे, मीटर क्यूब प्रति सेकंड होती है, जिसको A गुणा V बोलते थे, A मीटर स्क्वायर, V मीटर प्रति सेकंड, ये बन जाएगा। और इसका मान ये भाई साहब जो देते हैं, इसको dV बटा dt भी लोग लिख देते हैं, V मतलब आयतन, मीटर क्यूब प्रति सेकंड। और इन भाई साहब के हिसाब से ये आंसर आएगा P पाई r⁴ 8 नीटा L। ये आपको याद करना है। और इसमें एक सिंपल सा पॉइंट बताएंगे अभी अपन, उससे थोड़ा रिलेट कर लेना। तो ये याद करना है ये फॉर्मूला कि किसी भी केश नली में प्रवाह की दर, उसका फॉर्मूला है P पाई r⁴ बटे 8 नीटा L। इसमें ये जो P है, इसको दाब नहीं, इसको दाबांतर बोलना है। जब किसी एक सिरे पे दाब कम होगा, किसी एक सिरे पे दाब ज़्यादा होगा, तो उच्च से निम्न की तरफ लिक्विड प्रवाहित होगा। R त्रिज्या है ही, R इसकी रेडियस या त्रिज्या लिख लेना, L इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई। L हो जाएगी इसकी लंबाई। या तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इसमें दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अभी मैं बता दूंगा, लेकिन आप ना इसे थोड़ा रिलेट कर लो। आप ये बताओ, यहाँ पे I या धारा का मान अपन जब लिखते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, V बराबर IR सबको याद होता है, तो I का मान कितना आ जाएगा? V बटे R। I मतलब जो भी राशि प्रवाहित हो रही है, उसी का मान कितना लिखते थे? V बटे R। ये V विभवांतर होता था, इसको बोलते थे विभवांतर। और विभवांतर मतलब ये वो कारण है जिसकी वजह से क्या प्रवाहित हो रहा है? ये धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप थोड़ा सा रिलेट अगर इसी फॉर्मूले को कर लेते हैं, तो P के बटे में मेरे को दिख रहा है 8 नीटा L बटे पाई r⁴। ये इसको Q बोला हुआ है। इस राशि पाई r⁴ को नीचे ले आया मैं, इसलिए मैं ये समझाने वाला हूँ। ये P क्या है? दाबांतर, ये कारण है जिस कारण से ये Q मिल रहा है। ये Q क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। इसी दाबांतर के कारण वो द्रव प्रवाहित हो रहा होगा। तो ये जो बटे वाली राशि है, इसको प्रतिरोध के जैसा माना जा सकता है, प्रतिरोध के जैसा। ये रिलेट मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके श्रेणी क्रम समांतर क्रम के सवाल बनेंगे। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है भैया, और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। इसलिए कभी भी आपको केश नली के सवाल में पूछेगा कि हमने 2 श्रेणी क्रम में केश नलियाँ लगाई हैं। अगर श्रेणी क्रम में केश नलियाँ आप लगाते हैं तो याद रखना है, श्रेणी क्रम में प्रवाहित होने वाली राशि सेम होती है। जितना पानी एक नली से निकला उतना ही आगे जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया तो श्रेणी क्रम में I सेम होता था। I का काम यहाँ क्या कौन करेगा? Q। तो श्रेणी क्रम में Q क्या हो जाएगा? सेम। अगर Q सेम हो गया, क्वेश्चन आपसे P का अनुपात पूछेगा, दाबांतर का अनुपात। बताइए अगर Q को मैं हटा दूं तो ये पूरी राशि जब इधर आएगी तो P समानुपाती L बटा r⁴ दिखेगा आपको। बाकी सब राशियां नियत हैं। ये 8 n और पाई नियत है, L बटा r⁴ दूसरी तरफ चला जाएगा।
अगर मैं आपसे बोलता समांतर क्रम में केश नलियों को जोड़ा है, तो समझना समांतर क्रम में सर V सेम होता था, हमें याद है, और यहां पे V का काम कौन करेगा, P सेम होगा, दाबांतर सेम। तो हम आपसे Q का अनुपात पूछेंगे। बताइए Q का अनुपात पूछोगे तो r की घात 4 ऊपर, r की घात 4 बटे l। अब ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे इसके, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कब तो लिखना है l बटा r की घात 4, कब तो लिखना है r की घात 4 बटा l। या तो याद कर लो या फॉर्मूले को v बराबर आई आर से तुलना कर लो, वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि मेरे को तो याद है नहीं, उल्टा याद हो जाता है हर बार, इसलिए आप ये फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर लेना। तो प्लीज़ राशियां याद कर लेना, ये लास्ट पॉइंट है विस्कोसिटी का, जो अपन एक श्रेणी क्रम समांतर क्रम में फॉर्मूले अप्लाई करवा देता हूँ। अब वो कैसे भी देख लो, श्रेणी क्रम में जो प्रवाह की दर होती है सेम होती है, सेम प्रवाह की दर सेम श्रेणी क्रम में, मतलब Q सेम मानना पड़ेगा, और समांतर क्रम में दाबांतर सेम, P सेम मानना पड़ेगा, तो r की घात 4 बटे l आंसर आ जाएगा। तो ये आखिरी पॉइंट ज़रूर रिलेट कर लेना, इसको रिलेट इसीलिए करवाया गया है ताकि समझ में आ जाए आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम। बाकी इसमें आप ये बताओ, ये इस तरीके से क्वेश्चन बना लो। मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है, ये L और R और ये 2L और 2R, ये 2 केश नलियाँ दी हुई हैं, एक की लंबाई L है, एक की लंबाई त्रिज्या R है, दूसरे की लंबाई 2L त्रिज्या 2R। या तो आपको लिख के देगा श्रेणी क्रम, और ऐसा निकाय है तब भी समझ में आना चाहिए, जितना द्रव इधर से आएगा उतना ही द्रव इधर से निकलने वाला है। तो इसमें समझ में आना चाहिए इस सवाल में Q क्या रहेगा, सेम रहेगा, और Q सेम रहेगा आपसे पूछा हुआ है, दाबांतर P1 बटे P2 का अनुपात पूछा हुआ है भाई। अब वो हो सकता है लिख के दे दे कि श्रेणी क्रम, हो सकता है निकाय दे दे भाई। तो P1 बटे P2 तो याद होना चाहिए P समानुपाती होता है L बटे R की घात 4 के, याद होना चाहिए, लिखा भी है कहीं ना कहीं L बटे R की घात 4। आंसर आ गया। P1 बटे P2 निकालोगे तो एक आएगा L बटे R की घात 4, दूसरे की लंबाई 2L और 2R की घात 4। अनुपात कितना आएगा, 8:1, इस सब की घात अपन, ठीक है, ये आंसर आएगा 8:1। तो पॉइजले के नियम में कुछ नहीं है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जो भी मिले उस हिसाब से अनुपात निकाल लेना। तो विस्कोसिटी या श्यानता में और कुछ पॉइंट नहीं है, यही सारे पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लो तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है ख़त्म। नया टॉपिक अपन अगली क्लास में चालू करेंगे।